गुड इवनिंग एंड आई वेलकम यू। हम देखो डिस्कशन कर रहे थे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऊपर, और हमने लास्ट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया, और वो था मेनली स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और उसमें कुछ हमने ट्रेंड्स देखे थे, कुछ यूनिक बिहेवियर भी देखे थे, जैसे कि वैल्यूज हमने देखी थी नेगेटिव, मतलब नेगेटिव वैल्यू क्या होती है, Mn2+ और En। जब नेगेटिव वैल्यूज आती हैं, जब हमारी ये वैल्यूज नेगेटिव आई थी, यहाँ पे बहुत क्वेश्चन बनने वाले हैं पेपर में, तो आपने देखा था कि ये नेगेटिव वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड करती है, ये एक फैक्टर के ऊपर नहीं थी। इसमें एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन थी, आयनाइजेशन एंथैल्पीज थी और हाइड्रेशन एंथैल्पीज, ये सब मिला के बना था। और उसी के बेस पे हमने बताया था कि कुछ जो यूनिक क्वेश्चंस हैं, जैसे कॉपर की पॉजिटिव आई थी, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन ये भी पूछे जा रहे हैं कि जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, कोई ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग भी हो सकता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं पेपर में आने वाले हैं। अब देखो किस टाइप के क्वेश्चन आए और कैसे आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन लिया है पिछले प्रीवियस सैंपल पेपर से। वो कह रहा है वाई इज Cr2+ रिड्यूसिंग एंड Mn2+ ऑक्सीडाइजिंग। Cr2+ रिड्यूसिंग है, Mn2 ऑक्सीडाइजिंग है। रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है? मतलब ये कह रहा है ये रिड्यूसिंग है। रिड्यूसिंग क्या होता है? जो खुद ऑक्सीडाइज होगा। बोलो, रिड्यूसिंग क्या होगा? खुद ऑक्सीडाइज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो कैसे जाएगा? ऐसे इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आंसर दोगे इसको? आपके पास 30 सेकेंड्स है, 1 मिनट है। तो मैंने कहा था ज्यादातर जो आंसर होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पहले हम चेक करेंगे। जब आंसर करेंगे तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी कर लेनी चाहिए। हो सकता है कि मोस्टली आंसर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, और नहीं है तो फिर हम दूसरी चीजें चेक करते हैं, जैसे डेल्टा एटमाइजेशन है, डेल्टा आयनाइजेशन एंथैल्पीज हैं और डेल्टा हाइड्रेशन। ये वैल्यू का टेबल भी हमने दिया था, इसीलिए इन वैल्यूज को मिला के ही रिजल्ट मिलता है, जिसे हम केमिकल रिएक्टिविटी कहते हैं, जिसे स्टैंडर्ड रिडक्शन जितनी ज्यादा माइनस उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्रोमियम 2+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? क्या है क्रोमियम 2+ की कॉन्फ़िगरेशन? 3d5 4s1। वो तो क्रोमियम की है ना। क्रोमियम की 3d5 4s1 है। जब ये 2+ में आएगा तो क्या बनेगा फिर? 3d4। 3d4 रह गया। और ये कह रहा है रिड्यूसिंग का मतलब खुद ऑक्सीडेशन होगी, तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो ये किस में आ जाएगा? D3 में आ जाएगा। D3 में आ जाएगा। तो क्या D3 स्टेबल होता है? बोलो, होता है? आपको हमने बताया कि ऐसे केसेस में क्या होता है, T2G3 बनता है। जब वो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग दिखाई थी, उसमें बताया था T2G3 जो होता है वो स्टेबल हो जाता है। स्टूडेंट, यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इसे पता होना चाहिए कि ये जो क्रोमियम के केस में क्या होता है, T2G3 वाले जो होते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं स्टूडेंट्स। और मैंगनीज के केस में क्या हुआ? मैंगनीज 3+ ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या होता है? जो खुद रिड्यूस होगा। हाँ जी। तो खुद रिड्यूस होकर ये किस में जाएगा? Mn3 से Mn2+ में जाएगा। तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है फिर? मैंगनीज का 25 है, अब याद हो गया हमें। 3d4 हो जाएगा। मैंगनीज की तो 3d5 4s। तो मैंगनीज ने 3+ जो है, मैंगनीज 3+ जो है स्टूडेंट, वो D4 है। और जब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो क्या बन गया? D5। ये D4 से D5 में चले गया तो ये स्टेबल बन गया ना, हाफ फील्ड हो गया ना। हाफ फील्ड स्टेबल होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल होता है हाफ फील्ड। तो इसीलिए फिर ये मैंगनीज 3+ जो होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वो मोर स्टेबल स्टेट में चले जाएगा। बात समझ में आ गई? Mn2 में ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करके Mn2 में चले जाएगा। अगर इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसकी रिडक्शन हुई, जिसकी रिडक्शन होती है उसे कौन सा एजेंट बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये आंसर है हमारा, मैंगनीज 3+ ऑक्सीडाइजिंग, बिकॉज मैंगनीज 3+ goes to Mn2+, which is D5, which is extra half filled stable configuration.
समझ आ गई कैसे क्वेश्चन के आंसर किए जाते हैं? तो इसका आंसर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देने में हमें कामयाब हो। हर बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आंसर नहीं मिलेगा, तो फिर हम क्या देखेंगे, ये वाली जो वैल्यूज बताई है मैंने। बात समझ में आई कि आंसर कैसे करना है पेपर में? ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर के ऊपर हमारा बहुत स्ट्रेस है भाई, कैसे क्वेश्चन आने हैं, उन्हीं के बारे में डिस्कशन चल रही है, उन्हीं के बारे में डिस्कशन चल रही है। तो ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आएंगे, हमें इनको करना है और उन्हें आंसर करना है। अब क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। वो कह रहा है E नॉट M2 फॉर डिलीवर कॉपर इज पॉजिटिव, व्हाट इज अ पॉसिबल रीजन? इसका क्या रीजन दिया था, वही वाला बार बार क्वेश्चन आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है पेपरों में। तो क्या आंसर किया तुमने कि ये वैल्यू पॉजिटिव क्यों हुई थी कॉपर की? हमने बहुत बार ये बताया कि कॉपर का यूनिक बिहेवियर है, जो जो उसने सैंपल पेपर में भी ये क्वेश्चन दिया है, कॉपर 2+2 जो कॉपर है, ये वैल्यू 0.34 है, ये पॉजिटिव है, बाकी सब तो नेगेटिव थे, ये पॉजिटिव क्यों आई? क्योंकि इनकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है और हाइड्रेशन एंथैल्पी इनकी लो है। तो आपने लिखा डेल्टा AH प्लस प्लस डेल्टा I1 IH1 प्लस डेल्टा IH2, ऑफ ये कॉपर। हाई है, ये हाई है। और डेल्टा हाइड्रेशन H, अगर मैंने ये स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं तो ऊपर ये लगा देता हूँ मैं सर्कल, स्टैंडर्ड वैल्यू। तो डेल्टा हाइड्रेशन जो है कॉपर 2+, वो लो है और वो वो लो है, बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं करना, इसमें आंसर आ गया। ये मैंने कहा ना, ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से नहीं है, तो यहाँ से आंसर मिलेगा 1 2 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी कॉपर कंपाउंड्स आर, वाई कॉपर कंपाउंड्स आर अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन अंडरगो डिस। तो कॉपर के जो कंपाउंड होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं और वो डिसोशिएट हो जाते हैं, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में आ गया। जो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हैं ये बहुत बार आ चुके हैं पेपर में, आपको बता रहा हूँ, इनको नोट कर लो। इसे बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इसका क्या रीजन होगा कि कॉपर +1 जो है कॉपर 2+ में चली गया सोल्यूशन में, एक्वा सोल्यूशन में, ऐसा क्यों हुआ? +1 से +2 जाने में आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड चाहिए, लेकिन यहाँ पर कॉपर 2+ की जो डेल्टा हाइड्रेशन है वो कॉपर +1 से ज्यादा, डेल्टा हाइड्रेशन। तो 2+ की हाइड्रेशन एंथैल्पी +1 से ज्यादा है, इसलिए ये हुआ। ये आंसर है इसका। बात समझ में आ गई? जो नेगेटिव एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई है इसलिए ये पॉसिबल हो गया। नोट कर लिया पॉइंट? छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक एक वर्ड, एक एक लाइन के आंसर होते हैं, ज्यादा लंबे आंसर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर? यह ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती जा रही है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका आंसर क्या करोगे एग्जाम में? सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है, उससे कम ये है, उससे कम ये है। अब इसका कैसे आंसर करेंगे स्टूडेंट? सोचना है, सोच के ही आंसर होते हैं, कोई भी आंसर हम गैस वर्क से नहीं कर सकते, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इनकी पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, सबकी क्या क्या है। ये कौन सा वेनेडियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है इसमें? ये है ये 2+, तो ये कितना बना, एक्स के रखूं मैं, -4 = +1, तो यहाँ पे वेनेडियम +5 में है। क्रोमियम की कितनी है इसमें, Cr2O7 2 में क्रोमियम कितनी है? अगर मैं इसको 2x कर दूं तो -14 = -2 है, ये +6 में आ गया। तो मैंगनीज की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, कितने का मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, यहाँ कितना है, कितना आया? ये +7 आएगा, आ रहा है? तो वैनेडियम +5 में, क्रोमियम +6 में, मैंगनीज +7 में। जब ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या होता है, ये रिड्यूस होने वाले हैं। भाई ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? ये एक तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो जितनी ज्यादा हायर पॉजिटिव वैल्यू है उतना ही ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो +7 में है, तो ये जब +7 से +2 में जाएगा, आपको पता ही है Mn +7 से +2 में जब जाएगा स्टूडेंट, तो 5 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और फिर इसलिए इनकी पावर ज्यादा है।
तो फिर ये जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि स्टेबिलिटी हायर द, मैं ये कह रहा हूँ हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट, ठीक है, जितनी इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, लोअर मोर स्टेबल इज ए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसलिए इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगी, उससे कम होगी इसकी। समझ में आ गया? नोट कर लिया? ये सारे नोट कर लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी बता। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट किया जाए। आगे चलूं? नहीं सर, एक मिनट। नोट करो फिर सारे, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुके हैं। हाँ जी सर। अच्छा आगे चलते हैं। How would you account for the irregular variation in ionization enthalpy first and second in the first series of transition series? ट्रांजिशन सीरीज में जब फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, इरेगुलरिटी क्यों होती है, उसका क्या आंसर लिखेंगे? क्या आंसर बताया था हमने, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, उस पर ही क्वेश्चन आ गया। अब आपके पास 1 मिनट का वक्त है, आपने जो भी सोचना है सोच लो और बता दो क्या लिखोगे पेपर में। क्या बताना है? हाउ वुड यू अकाउंट फॉर irregular variation of ionization enthalpy फर्स्ट एंड सेकंड? पहली और दूसरी में इरेगुलर वेरिएशन क्यों होती है? फर्स्ट सीरीज कौन सी है? 3D सीरीज। 3D सीरीज के एलिमेंट पता ही है, स्कैंडियम से लेके जिंक तक। ऐसा क्यों वेरिएशंस हमने दिखी थी जब उनकी वैल्यूज देखी थी? देखो जब इफ आई विल रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ये कहां से जाएगा? 4s से, फ्रॉम 4s। उससे क्या होगा? ठीक है, alters relative energies of alters relative energies of 4s and 3D orbitals। होता क्या है कि 4s और 3D की एनर्जी बहुत ही नजदीक होती है, बहुत ही आपस में नियर होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब एस से जाता है, तो अभी एक और है एस में 2 होते हैं, तुमने देखे थे 2 हैं, एक तो निकल गया, जैसे ही एक निकला तो वो रीऑर्गेनाइज हो जाती है रिलेटिव एनर्जीज की। और उसका कंसिक्वेंस होता है कि यूनिट पॉजिटिव आयंस हैव डीएन कॉन्फ़िगरेशन, यूनि पॉजिटिव आयंस have DN configuration and no electron in S, no electron in 4s orbital। जो 4s का एक इलेक्ट्रॉन बचा था वो भी 3D में चलेगा, रीऑर्गेनाइज कर लेता है। तो इससे क्या होता है, दिस रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी जो है एक्सचेंज होती है, दिस इज रिजल्ट्स इन सम गेन इन एक्सचेंज एनर्जी। इससे क्या हो जाता है, देयर इज ए गेन इन एक्सचेंज एनर्जी। तो एनर्जी के अंदर गेन हो जाता है, एक्सचेंज एनर्जी होती है, जो एक्सचेंज हो गया इलेक्ट्रॉन उसके कारण गेन हो गया। सो फिर ट्रांसफर ऑफ, तो देयर इज ए इंक्रीजिंग ट्रेंड। सो इससे ही इसकी के कारण वहां पे जो इरेगुलरिटीज आ जाती हैं, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू आनी चाहिए 4s में से इलेक्ट्रॉन सीधा ही 3D में चले गया, तो फिर वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा हो गई, तो फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिफरेंट हो गई, तो इसके कारण हुआ ये, ठीक है। सो तो इसके कारण उनके अंदर क्या आता है, इरेगुलर वेरिएशन आ जाती है। ये लिखना है आपको जो मैंने लिखा है।
देखो क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं पेपर में, जितने भी क्वेश्चन में लेके आया हूँ सब आए हुए हैं, फिर आ सकते हैं पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। अब आपको आता है लेकिन लिखना क्या है पेपर में, ये देखना है, ये सोचना है, ये दिएगा ये क्वेश्चन। लिखना क्या है स्टूडेंट्स, ये पेपरों में हमें सोचना है और फिर सोच के लिखना। हो गया नोट? हाँ जी सर। आगे चलूं, आगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। ये सारे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं और आए हुए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो फिर ये आ गया, फॉर द फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल ई नॉट वैल्यू, ई नॉट वैल्यूज है देखो, M2 प्लस से M में माइनस है, ये भी माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है। वो कह रहा है इरेगुलरिटी है। तुमने देखा था ग्राफ भाई, या तो ये इंक्रीज करती जाती वैल्यू, लेकिन सारी तो इंक्रीज नहीं की थी ई नॉट वैल्यूज, बीच में कुछ कोई नीचे गिर गई थी, ठीक है, और कोई एक पॉजिटिव हो गया था कॉपर, देखा था ऊपर, और फिर ये इसकी जो है बहुत कम हो गई थी, निकल की भी देख रहे हो माइनस में आ गई थी। तो इसको एक्सप्लेन करना है हमें, तो एक्सप्लेन करने के लिए क्या आंसर लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इरेगुलरिटी, इरेगुलरिटी का मतलब है ये माइनस थी तो ये फिर माइनस 1.18 है, माइनस 0.9 होगी, फिर ये कम हो गई, फिर देख रहे हो फिर माइनस में हो गई, ज्यादा माइनस हो गई, फिर ये माइनस कम हो गई, फिर माइनस कम हो गई, फिर माइनस, ये पॉजिटिव में चले गया। तो वो इसको एक्सप्लेन करवाना चाहता है, तो हमने किस बेसिस पे एक्सप्लेन की थी स्टूडेंट? तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले तो आप लिखोगे कॉपर की पॉजिटिव क्यों, इसका आंसर तुम्हें पता है, मैंने लिखा कॉपर, ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया एक तरीके से, 1 नंबर का नहीं है, देखो इसमें इतना पूछ रहा है वो, कॉपर की पॉजिटिव क्यों है, वो आपने बता दिया। क्या बताया? डेल्टा AH, डेल्टा IH1, डेल्टा IH2 हाई, और डेल्टा हाइड्रेशन कॉपर 2+ की लोअर, ठीक है। अब आपने ये बताना है कि यहाँ पर, और आपको क्या दिखा, इसने जिंक तो दिया ही नहीं, जिंक, जिंक की भी काफी माइनस हुई थी। अब आपने ये बताना है कि इसमें आप देख रहे हो मैंगनीज की वैल्यू माइनस ज्यादा क्यों आएगी, Mn2+, Mn जो है स्टूडेंट्स, ये ई नॉट, ये हाई नेगेटिव क्यों आई? क्या आंसर करोगे? बता चुका हूँ इसका आंसर, दोबारा से करोगे क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओगे मैंगनीज 2+ की, क्या है? D5 एक्स्ट्रा हाफ स्टेबल है, हाफ फील्ड है ना? ऐसे लिखूंगा मैं फिर, इसलिए इसकी वैल्यू ज्यादा माइनस होगी। अब और किसकी दिखानी है तुमने? निकल की भी -0.25 क्यों आई है? जब ये ऊपर जा रही थी, वैल्यूज पॉजिटिव हो रही थी, तो निकल की -0.25, अब आपने एक्सप्लेन करनी है, इसका क्या रीजन बताया था? जब तुमने वो टेबल देखा था तो निकल 2+ की आपने देखा था डेल्टा हाइड्रेशन Ni2+ की हाईएस्ट देखी थी, हाँ जी। लार्ज नेगेटिव। तो इस तरह से कोई भी ट्रेंड जो है वो हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, मतलब कोई ना कोई स्टेबिलिटी आ रही है उस बेसिस पे। बात समझ में आ गई कैसे क्वेश्चन आते हैं? हाँ जी। अच्छा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ, वो कह रहा है व्हाई ई नॉट वैल्यू फॉर Mn3 to Mn2 कपल इज मच मोर पॉजिटिव देन क्रोमियम 3 टू क्रोमियम 2+ और Fe2। अब इसको आपका 1 मिनट का वक्त है, आप सोचिए कैसे करोगे आंसर, आंसर कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लेते हैं।
सर क्योंकि वो हाफ फिल्ड है और उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो आपने कहा कि Mn2+ है जो वो 3d5 है, हाफ फील्ड है, एक्स्ट्रा स्टेबल है। और इनके इनके अंदर क्या क्रोमियम 3+ से की क्या कॉन्फ़िगरेशन है? क्रोमियम 3+ की क्या होती है? क्रोमियम 3+ में कितना है? ये कितना है? क्रोमियम 3+ 3d4 है। क्रोमियम 3+, क्रोमियम 2+ कितना? क्रोमियम का कितना होता है? 24 है। तो 2+ कितना है? 3d4 है। और ये क्रोमियम 3+ कितना है? 3d3 है। ठीक है, ये 3d3 है। और ये क्या है? 3d4 है। अब यही वाला ज्यादा स्टेबल हो जाता है क्योंकि ये T2G3 हो जाता है, तुम्हें पता। तो फिर ये तो जाएगा नहीं, ये 2+ में जाएगा नहीं। इसी तरह इनकी कॉन्फ़िगरेशन भी करके देख लो। तो फिर इसका मेन रीजन यही है, ये वाला ही, हाफ फील्ड वाला। हाफ फील्ड वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में। कंप्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड पे क्वेश्चन बहुत आते हैं ज्यादातर। अगर उसमें आंसर निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आसान है फिर मान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एग्जिबिटेड इन इट्स ऑक्साइड और फ्लोराइड? कौन सी होती है? ऐसा क्यों होता है? ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ ही हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है? क्या आंसर लिखोगे? ऑक्सीजन और फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं जी। और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, तो इसलिए ही होगा। फ्लोरीन तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है भाई, ऑक्सीडाइज करना किसी को भी तो फ्लोरीन कर जाएगा और ऑक्सीजन उससे नेक्स्ट है। तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर है इनकी। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। कौन से? क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव यही होते हैं, इसीलिए ही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया फिर स्क्रीन पर आपके। विच इज स्ट्रॉन्गर रेड्यूसिंग एजेंट, क्रोमियम 2+ या Fe2+? रेड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है? जो खुद ऑक्सीडाइज होएगा। तो क्रोमियम 2 से क्रोमियम 3+ पे चले जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन चेक करो और Fe2 से Fe3+ पे जाएगा। कौन जिसकी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी, जिसकी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है स्टूडेंट, जिसकी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है, 2+ है, तो हमें देखना है अगर ये क्रोमियम 3+ से क्रोमियम 2+ अगर E0 ज्यादा नेगेटिव होगी तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो इन दोनों में से किसकी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है? इलेक्ट्रोड 3 और 2 में से हमने वैल्यूज दिखाई थी आपको पीछे कहीं, 3 और 2 की वैल्यू कहीं टेबल दिखाया था कोई, यहाँ पर। ये क्रोमियम की कितनी है? -0.41 है। आयरन की तो प्लस है, देख रहे हो, 3 2+। तो क्रोमियम, ये क्रोमियम की वैल्यू नेगेटिव है। जिसकी ज्यादा माइनस होगी, जिसकी ज्यादा माइनस होगी, जिसकी ये वैल्यू ज्यादा माइनस है 3 से 2+, तो ये 3+ ज्यादा स्टेबल है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है जो खुद ऑक्सीडाइज होता है स्टूडेंट, ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। तो फिर क्रोमियम 2+ जो है वो स्ट्रॉन्गर रेड्यूसिंग एजेंट है स्टूडेंट्स। क्योंकि E0 3+ से क्रोमियम 2+ ये माइनस में है और वो पॉजिटिव दिखाई दे रहा था आपको।
पॉजिटिव दिख रही थी वैल्यू, ये नेगेटिव है। कितनी वैल्यू है वो टेबल से चेक कर लेंगे, ये नेगेटिव है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी देखोगे तो क्रोमियम 3+ क्या दिखा रहा हूँ, T2G3, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। फिर वही क्वेश्चन, स्टेबिलिटी ऑफ किसकी ज्यादा स्टेबिलिटी है, देखो बार बार ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। दिख रहा है तुम्हें कैसे स्टेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है? ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर मैंने बहुत सारे आंसर, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स नोट कर लिया, सब नोट कर लो। कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, देखा कितने ही क्वेश्चन हो गए, बहुत सारे। ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट जो भी करवा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, सब आ रहे हैं। नोट करें कर लिया तो आगे चलो। 1 मिनट। सारा कुछ नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्फ़िगरेशन, बता रहा हूँ बार बार। हो गया सब। अच्छा, अब देखो और भी क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी आ गई ट्रांजिशन एलिमेंट, से बोलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये बताओ कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखो कुछ एलिमेंट्स, कुछ ऐसी चीजें होती हैं स्टूडेंट, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, दो टाइप की प्रॉपर्टीज हमने स्टडी की थी। एक होते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स। एक होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। बताओ दोनों में क्या डिफरेंस होता। जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं दे आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट। ये क्या होते हैं, रिपेल होते हैं बाय द मैग्नेटिक फील्ड। बोलो सही है या गलत है, जल्दी बताओ। और जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, दे आर अट्रैक्टेड, ठीक है, बाय द मैग्नेटिक फील्ड। बोलो सही बात है या गलत है। और भी हम देखेंगे, फेरोमैग्नेटिक होते हैं जो बड़ी स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। और क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक, दे आर वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। सॉलिड स्टेट में हमने ये सारी बातें बताई थी, उनके सॉलिड स्टेट के लेक्चर्स हमारे अपलोडेड है, उसमें आप देखो ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं स्टूडेंट। तो फेरोमैग्नेटिज्म इज ए एक्सट्रीम एग्जांपल ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। तो जो बहुत सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट, मैनी ट्रांजिशन, ठीक है, मेटल आयंस, मेटल आयंस मतलब इनके जो कंपाउंड्स होंगे उसमें मेटल आयंस होंगे, ठीक है, दे शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब पूछोगे क्यों होना चाहिए, ऐसा क्यों होगा। पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, paramagnetism is due to presence of unpaired electrons। क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्टूडेंट्स तो वो सब्सटेंस क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है स्टूडेंट एक चार्ज पार्टिकल है चार्ज पार्टिकल, तुम कह रहे हो उस पर नेगेटिव चार्ज है, और इसके पास एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होती है और एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम होती है। दूसरी कौन सी होती है, ऑर्बिटल भी होती है और स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होती है। जी। मतलब ये कह रहा हूं मैं कि एक तरीके से बार मैग्नेट, ये इलेक्ट्रॉन है, देखो एक इसके अराउंड फील्ड है, इसके अराउंड एक फील्ड है, जैसे बार मैग्नेट होता है नॉर्थ और साउथ, इसके अराउंड एक फील्ड होता है। अब ये ऑर्बिट कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड बहुत हाई स्पीड से और स्पिन भी कर रहा है,
जब स्पिन करता है स्टूडेंट, क्लॉकवाइज भी स्पिन करता है और एंटी क्लॉकवाइज भी स्पिन करता है। आपने दो स्पिन देखी होंगी, आप ऐसे दिखाते हो, ये एक स्पिन और दूसरी ऐसे अपोजिट स्पिन। तो मतलब वो अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन करता है। तो फील्ड जो है वो क्या होगा, एक बार ये बार मैग्नेट है नॉर्थ साउथ और दूसरी बार वो साउथ नॉर्थ। जब ये ऐसे जा रहा है तो ऐसे जा रहा है, देखो। तो तभी तो वो दो अपोजिट स्पिन वाले इकट्ठे रह सकते हैं, क्योंकि वो बार मैग्नेट जो होते हैं, आपको पता है मैग्नेटिज्म की थ्योरी पे आ गया, कि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करेंगे, लाइक पोल रिपेल करेंगे। तो वो अट्रैक्टिव फोर्स एक क्रिएट हो जाएगी अगर वो जब अपोजिट स्पिन की होंगी, और जबकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का सेम चार्ज है, वो रिपेल कर रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स है जो उनको रिपेल कर रही है, और एक मैग्नेटिक फोर्स अगर अपोजिट स्पिन की होगी तो वो अट्रैक्ट कर लेंगे। तो अगर वो पेयर्ड हो जाएंगे तो उनकी स्पिन कैंसिल हो जाती है, ठीक है। एक एक साउथ नॉर्थ है, एक नॉर्थ साउथ है, तो क्या होगा, वो कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर वो डायमैग्नेटिक हो जाते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। क्या होते हैं, नहीं होते। तो अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं होगा। बात समझ में आ गई। जिनके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, चाहे कोई एलिमेंट है, चाहे कोई कंपाउंड है, चाहे कोई गैस की फॉर्म में है, वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होती है वो क्वेंच हो जाती है। उसको, ये वाली जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है 3D सीरीज के अंदर, 3D सीरीज के अंदर मैं बता रहा हूँ क्वेंच हो जाती है, मतलब ये इफेक्टिव नहीं है। तो ये वाली सिर्फ रह जाती है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जिसके बेस पे हम इनका प्रेडिक्ट कर सकते हैं मैग्नेटिक। कौन सी रह गई, स्पिन ओनली फॉर्मूला। मतलब जो भी 3D सीरीज के अंदर, मैं बता रहा हूं आपको 3D सीरीज कौन सी, स्कैंडियम है, टिटेनियम से लेके कॉपर तक, ठीक है, ये 3D सीरीज है, हाँ बोलो है। हाँ जी। तो इनके अंदर जो हमारी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आएगा वो किसके कारण आएगा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। कौन सा आना है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। और क्यों होगा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। रीजन, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्टूडेंट्स, तो ये क्या शो करेंगे, पैरा मैग्नेटिक बिहेवियर। मतलब ये अट्रैक्ट हो जाएंगे किसकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। यही हमने कहा। तो इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितनी वैल्यू आएगी, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही ज्यादा उसके अंदर फील्ड क्रिएट होगा। कौन सा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन एन प्लस 2 बोर मैग्नेट्रॉन। इसका यूनिट है बोर मैग्नेट्रॉन स्टूडेंट्स। क्या यूनिट है, बोर मैग्नेट्रॉन। तो एक बहुत छोटी यूनिट है बोर मैग्नेट्रॉन, म्यू इज इक्वल टू एन इंटू एन। क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n is the number of unpaired electrons students। तो इससे मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ, इसे मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ। आपको क्वेश्चन मैंने ये दे दिया कि यू हैव टिटेनियम 3+ आयन, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ इज इट पैरामैग्नेटिक, इज इट पैरामैग्नेटिक स्टूडेंट। पहला पहला ए पॉइंट, और बी कह रहा हूँ फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट। आपको मिलेगा 1 मिनट का वक्त इसको करने के लिए, तब तक आप करिए, नहीं तो फिर मुझे करना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे ऐसे क्वेश्चन अब पेपर में, आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा भी इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल के दिखाओ, मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ। हमें ये मैग्नेटिक मूवमेंट निकालनी पड़ेंगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास।
टिटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? स्कैंडियम के बाद टिटेनियम आता है 22। इसका क्या था? 4s2 3d2, और ये टिटेनियम 3+ है, तो 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 2 और 1 3, तो क्या बचेगा? डी काउंट कितना होगा इसका? 3d1। तो इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने निकले स्टूडेंट्स? n इज इक्वल टू 1। तो फिर म्यू की वैल्यू कितनी आएगी? इसमें रखो, फार्मूला क्या बताया? n इंटू n प्लस 2। कितना आया जरा निकालना। स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू तो पता ही होती है कितनी होती है। कितनी होती है? 4 की 2 होती है, उससे कम होगी। इस तरह से ये वैल्यू आ गई इसकी। तो हम निकाल सकते हैं, कोई भी एलिमेंट हमने दिया आपको तो उसमें हम वैल्यू निकाल सकते हैं स्टूडेंट। अब आपको ये दे दिया कि Mn2+ है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट। आपके पास है 1 मिनट का वक्त, इसकी वैल्यू निकालो। Five root two. कितनी आई है? कितने है? इसका Mn2+ क्या होता है? 3d5 4s2. अच्छा, हाँ जी, इसकी 3d5. तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन? 5. तो कितना आया? रूट 50. है 5 + 2 है, 35, सॉरी, रूट 35. तो वैल्यू कितनी आएगी? 36 है ना, 6 होता है तो उससे थोड़ी कम आएगी। 5.92 समथिंग आएगी गवर्नमेंट। तो ये वैल्यूज हम निकाल रहे हैं, देखो इनकी वैल्यूज को हम निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स, कितनी आ रही है? 36 का 6 है, तो ये वैल्यूज कितनी आई देख रहे? 5 इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये आप देखो कि अगर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 6 से कम आ रही है, अगर 6 है तो जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसके अकॉर्डिंग आ रही है। आप देखो, आपको क्वेश्चन उसने दे दिया कि फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आने वाला है इंपॉर्टेंट है। फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Ni2+ ion in aqueous solution। अब आपके पास 1 से 2 मिनट का वक्त है इस आंसर को निकालने के लिए।
तो आंसर क्या निकला स्टूडेंट्स? निकल का कितना होता है एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर कितना है निकल का? ये सारा तो हमने याद ही कर लिए थे। 28 है 28 28 है। हाँ जी। तो इसको तुमने कहा कि ये तो ऐसे दिखता है 3d8 4s2। अब 2+ है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो निकल 2+ कितना रह गया 3d8। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 8 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं कभी, तभी तो मुझे पता था गलत करोगे। चेक करो। डी में कितने होते हैं ऑर्बिटल? 10 डी में 10 5 होते हैं। 5 होते हैं। तो फिर कैसे भरते हो? कौन सा रूल यूज करते हो भरने के लिए? 5 तो है ही है, उसके बाद 3 और आएंगे तो वो तो पेड हो जाएंगे। ये लो, ये है 3d5 और 3 8 हो गया। अब एन के कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 2 तो फिर इसलिए तो मुझे पता था गलती होगी। तो फिर म्यू की वैल्यू क्या आएगी? निकालो फिर। अब कितना आंसर आ? √8 2+2 आ गया, √8 आ गया। तो 9 की वैल्यू 3 होती है, तो फिर ये 3 से थोड़ी कम आएगी। तो 2.98 के करीब मैं लिख दूं। मतलब इतना तो मुझे भी आता है, गैस करता हूँ मैं, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। बोर मैग्नेट एक चीज तो मुझे दिख ही रही है, जितने जो अगर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैल्यू 3 से कम आ रही है थोड़ी सी। 4 है तो 3 4 है तो 5 से थोड़ी कम आ रही है। 6 है, 5 है, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो डी में 5 तो मैक्सिमम हो सकती है, इससे ऊपर थोड़ी हो सकती है। डी के अंदर मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 5 ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। समझ आ गई? उसके बाद तो पेयरिंग शुरू हो जाएगी, पेयरिंग शुरू हो जाएगी। तो ये आपने देखा कि D2 वाले में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और D8 में भी 2 अनपेयर्ड, दोनों में। तो अगर मैं ऐसे कर दूं, Dn था ये, और ये कितना है? D10-n, क्योंकि टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 10। तो D2 और n की वैल्यू अगर 8 है, अगर n की वैल्यू 8 है, 8 है इलेक्ट्रॉन्स, और वो भी D2 इसी के बराबर आ जाए, अगर 8 है तो ठीक है। तो D10-n, और ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 2 है, n की वैल्यू 2 है तो भी इक्वल है। और n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हुई? 10-5 से ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन है, 10 में से 8 गया तो 2 है आफ्टर 5। तो इस तरह से मैं, ये दोनों सेम आ रहे हैं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, अगर n की वैल्यू 8 है, तो 10-8 भी 2 आ रहा है, और ये 2 वाला ये सेम आ रहा है। तो उनके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है, तो फिर इनकी मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम, मैग्नेटिक मोमेंट सेम आ रही, देख रहे हो? D2 की और D8 की, क्योंकि D8 का मतलब D10-8, तो D10-8 कितना हो जाएगा? वो भी D2 के बराबर। तो यहाँ सर हमें एक बात समझ में आई कि किसी भी आयन की हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। ये सिर्फ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है, क्योंकि 3D सीरीज की है। दूसरी सीरीज में फिर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि उसमें ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट भी आ जाती है। तो उसकी कैलकुलेशन स्पिन ओनली मैग्नेटिक फार्मूला से नहीं की जा सकती। इसके लिए फिर हमें दूसरे चीजें यूज करनी पड़ेंगी। अब इसने एग्जाम में क्वेश्चन दिए थे ऐसे,
अब एक और प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तुम्हें देखी होगी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा फॉर्म करते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ा था, एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बने थे, आपने पढ़ा था। जैसे आपने लिखा K4FeCN6, इसको ठीक कर देता हूं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। आपने लिखा CuNH3 4 2+, ये बताइए, ये भी एक ब्लू कलर का होता है, ये सब कॉम्प्लेक्सेस हैं, सारे ही कॉम्प्लेक्सेस हैं स्टूडेंट। तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस जो हैं हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़े थे। अब इनमें देख लो, एक कॉपर है, सिल्वर है, कोबाल्ट है, निकल है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं बहुत सारे। क्यों बनाते हैं? व्हाई डू दे फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टूडेंट? इसका क्या रीजन है? आपने सारे एक उस कंपाउंड में पढ़े। अब ये क्वेश्चन ये पूछेगा, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अब बताइए, आपके पास 1 और 2 मिनट का वक्त है, बताओ वो कॉम्प्लेक्स के कौन से बना पाते हैं, क्या कंडीशन है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की? तो कंडीशन पर आ गया, व्हाट इज द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? बताओ कौन सी कंडीशन होती है? आंसर इसका मतलब यही हो गया कि व्हाट आर द कंडीशंस स्टूडेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। बताओ क्या आंसर लिखोगे स्टूडेंट्स? आपके पास वक्त है बताने का। आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़े थे, तो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट थे, क्यों, कौन से एलिमेंट है जो बनाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? ऐसा क्यों होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं कि एक लिगेंड आता है, वो अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है किसको? मेटल आयन। और मेटल आयन में वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं हाइब्रिड, तो उसमें वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी बना था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पढ़ी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हाँ जी। तो फिर इसकी कंडीशंस फिर तुम्हें दिखी रही हैं। बताओ, हर चीज की कंडीशंस होती हैं, अगर वो सेटिस्फाई नहीं होती तो वो, भाई एल्कली मेटल तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते नहीं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट बनाते हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन आ गया पेपर में। तो आपने कहा कि रट्टेबाजी तो मैं कर नहीं सकती सर, तो रट्टेबाजी नहीं कर सकती तो फिर समझ तो सकती हो, तो फिर आंसर करो। क्या आंसर दोगे फिर? आंसर मैंने बता ही दिया तुम्हें। पहला तो क्या है कि जो मेटल आयन है उनके ऊपर हाई आयनिक चार्ज होना चाहिए, ठीक है। स्मॉल साइज होना चाहिए, स्मॉल साइज ऑफ मेटल। फिर तुमने कह दिया हाई चार्ज ऑन मेटल आयन। भाई स्मॉल साइज होगा, हाई चार्ज होगा, तभी तो अट्रैक्ट करेगा लिगेंड के नेगेटिव चार्ज को। भाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए तो वही करेंगे ना जो छोटे होंगे, और जिनके पास हाई चार्ज, मतलब हाई चार्ज पे रेडियस रेशियो हो गई, हाई चार्ज बाई रेडियस रेशियो होगी। मतलब अब वहां से तो इलेक्ट्रॉन मिलने हैं हमें, तो इलेक्ट्रॉन को रखने की जगह भी तो चाहिए। इलेक्ट्रॉन कहाँ आते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेंगे? अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट कर रहे हो, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करते हो। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट किए तुमने? 6। भाई ये 6 CN आए हैं यहाँ पर आयरन के पास, देखो आयरन क्या है यहाँ पर, ये Fe2+, 2+ है, Fe2+ है, और ये 6 CN आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 6 CN। इनके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर। ये वाले ये डोनेट करते हैं अपने किसको? आयरन। तो आयरन के पास वेकेंट ऑर्बिटल तो होने चाहिए। भाई इसके पास अगर वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होंगे तो ये कैसे एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन? इसके पास हाई चार्ज था, छोटा साइज था, तो इसने अट्रैक्ट किया। तो आयरन का आपको बताइए कितना है? स्कैंडियम या टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन कितना है? ये 26 है। 26 में से Fe2+ कह रहा हूँ तो D6 है। तो आपने कहा सर ये ऐसे है, देखो D6 है, 1 2 3, और आगे 4s 4p और 4d भी होता है ऐसे।
तो ये 3d6 है। तो इसके पास क्या होगा कि ये जब 6 लिगेंड आ रहे हैं, 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ये पेयर्ड अप हो जाते हैं। तो ये कौन से यूज कर लेता है? 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए ना इसको, 1 2 3, तो ये d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में चले जाएगा। तो 6 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो इसका मतलब थर्ड कंडीशन क्या समझ आ रही है तुम्हें? क्या लिखोगे? अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट, यहाँ पे डी है तो डी लिख रहा हूँ, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स टू एक्सेप्ट पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मैंने सही बताया गलत बताया? जल्दी बात समझ में आ गई? हाँ जी। तो मैं कोई याद नहीं करता किसी चीज को, मैं कोशिश करता हूँ कि इसी में से आंसर निकाल लूं, समझ लूं। अगर हमें समझ आ गया तो फिर भूलेंगे नहीं और याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कंडीशन है, जो ये सेटिस्फाई करेंगे वही ये कंपाउंड बनाएंगे। तो ट्रांजिशन एलिमेंट ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, इसीलिए वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। सारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो है वो ट्रांजिशन मेटल से भरे हुए हैं। इतने सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम बना रहे हैं और वो सब किसके बन रहे हैं? इसी के बन रहे हैं। ट्रांजिशन एटम कंपाउंड किसके बन रहे हैं? सारे इसी के बन रहे हैं। ये जितने मैंने लिखे complex compounds are being formed, students, what are the conditions for the formation of complex compounds? तो आपने देखे हैं ये स्मॉल साइज होता है, हाई चार्ज होता है मेटल के ऊपर, अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होती है, जिसके कारण ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? बोलो। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, फिर ये लेक्चर खत्म हुआ। कल क्लास कितने बजे है? 4 o'clock. 4 o'clock कल मिलेंगे फिर। ओके बाय। Okay, thank you, sir.